भैंस ने चोरी किया बाघ। केरूगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में शाकाहारी जानवरों का वास था। वहाँ बहुत सारी गायें, बकरियां और भैंसें रहती थी। सब आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। उन सब की सरदार एक भैंस थी जिसका नाम रानू था। अरे चमेली, कहाँ चली? कहीं नहीं, बस अपने बच्चों के लिए चारा इकट्ठा कर रही हूँ। तुम बताओ। मैं तो बस अभी अपनी शानू को दूध पिला कर आ रही हूँ। और वो गाय कहाँ है? अरे, गाय तो हम लोग से जल्दी बोलती ही नहीं, ना अपने बच्चे को बोलने देती है। उसे लगता है हमारे साथ उसका बच्चा बिगड़ जाएगा। उन लोगों का जीवन ऐसे ही सुकून से गुजर रहा था। फिर एक दिन, आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है। हाँ माँ, चलो नदी पर चलते हैं और नहा कर आते हैं। हाँ चलो, पर नदी का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता है और मुझे जंगल से बहुत डर लगता है। डरने वाली क्या बात है माँ, मैं हूँ ना। चल मेरा बहादुर बच्चा। वो लोग नहाने के लिए चल देते हैं। गांव से जब वो सुनसान जंगल में दाखिल होते हैं तो गाय कहती है, बेटा, चौकन्ना रहना। किससे चौकन्ना रहना है? कोई खतरा है क्या यहाँ? बेटा, ये जंगल है, यहाँ खतरा ही खतरा होता है। डरते डरते वो दोनों नदी तक पहुँचते हैं और वहाँ नहाने लगते हैं। नहाते नहाते अचानक गाय का बच्चा गायब हो जाता है। गाय को जब उसका बच्चा नहीं दिखता तो वो रोने लगती है और चिल्लाती है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कहाँ है तू? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। गाय बहुत रोती और चिल्लाती है। जंगल में इधर उधर भटक कर अपना बच्चा ढूंढती है, पर उसे अपना बच्चा नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर वो वापस अपने गांव आ जाती है। गांव में रानू भैंस उसे देखती है और पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? आज मैं अपने बच्चे के साथ नदी पर नहाने गई थी। वहाँ अचानक मेरा बच्चा गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? जरूर किसी की नजर लगी होगी मेरे हंसते खेलते बच्चे को। चलो, अच्छा तुम ज्यादा रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा आराम कर लो। गाय आराम करने चली जाती है और रानू भैंस सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बाकी भैंसों के पास जाती है और कहती है, सुनो बहनों, आज हमारे गांव की एक गाय नदी पर गई थी अपने बच्चे के साथ और उसका बच्चा गायब हो गया। मुझे तो लगता है ये रंगा का काम है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? पर ये रंगा कौन है? तुम लोगों को रंगा नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। रंगा एक बाघ है जो जंगल में रहता है। मैंने उसे बचपन में देखा था। उस समय वो बच्चों को उठा ले जाता था और एक बार तो वो गांव में आ गया था। तब सब भैंसों ने मिलकर उसे भगा दिया था। तब से वो गायब है, पर अब मुझे लगता है वो वापस आ गया है। अरे बाप रे, ये रंगा तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर ये यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे? करना क्या है, उसका सामना करेंगे। नहीं नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। वो एक बाघ है, हम ठहरी कमजोर भैंसे। तभी एक घमंडी भैंस बोलती है,
इसका क्या सबूत है कि ये रंगा का ही काम है? फालतू में अफवाहें ना फैलाओ। जाओ जाकर सो जाओ और हमें भी चैन से रहने दो। फालतू में सबको डराओ मत। हाँ, वो सही कह रही है। हमें फालतू में डराओ मत। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये रंगा का काम है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। पर मेरी बात तो सुनो। बाकी भैंसें उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और रानू भैंस उदास मन से अपने बेटे शानू के पास आ जाती है और सो जाती है। समय गुजरता जाता है और धीरे धीरे कुछ भैंसों, गायों और बकरियों के बच्चे गायब होने लगते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा रंगा ले गया। बेचारा खेलता खेलता जंगल की तरफ चला गया और रंगा को मौका मिल गया। अब मैं क्या करूं? अरे मेरी बहनों, अब तो समझो, रंगा वापस आ गया है और वही ये सब कुछ कर रहा है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तभी अचानक से रंगा वहां आ जाता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। रंगा चमेली बकरी के बच्चे के पास जाता है और उसको उठाकर ले जाता है। चमेली रोती चिल्लाती रह जाती है और सब देखते रहते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर पाता। फिर रानू भैंस कहती है, अब तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे गांव में आकर बच्चे उठाकर ले जा रहा है। अब तो जागो, भगवान के लिए अब तो जागो। सारे जानवर मुंह नीचे करे खड़े होते हैं। तब उनमें से एक भैंस कहती है, हम करेंगे क्या? हम रंगा का बच्चा चुराएंगे। क्या? हमें उसका बच्चा चुराना होगा, तभी उसको ये दर्द समझ में आएगा। पर ये कैसे होगा? रानू भैंस उन सबको पूरा प्लान समझाती है और वो सारी भैंसें जंगल की ओर चल पड़ती है। बाकी भैंसें रंगा के लिए चारे का काम करती है। वो उसको अपनी तरफ उकसाती है और रानू भैंस एक और भैंस के साथ मिलकर रंगा के बच्चे मंगा को उठाकर गांव ले आती है। उधर बाकी भैंसें भी अपनी जान बचाकर गांव वापस आ जाती है। हम कामयाब हो गए। अब उस रंगा को सबक मिलेगा। पर जब तक उसके बच्चे का क्या करोगी तुम? इसको बांध कर रखेंगे और खाने के लिए घास देंगे। रानू भैंस रंगा के बच्चे को बांध कर रख देती है और उसको चारा खिलाने लगती है। उधर रंगा जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि मंगा गायब है। वो फौरन समझ जाता है कि भैंसे ही उसके बच्चे को उठाकर ले गई है। वो अपने बच्चे के दुख में रोने लगता है और फौरन उनके गांव जाता है और कहता है, अरे भैंसो, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये तुम्हें हमारे बच्चे उठाने से पहले सोचना चाहिए था। पर हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें कि तुम अपनी बात पर कामयाब रहोगे? मैं अपने बच्चे मंगा की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद मैं तुम लोगों के बच्चों को कभी नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। सभी उस पर यकीन कर लेते हैं और उसे उसका बच्चा वापस कर देते हैं। सारी भैंसों, गायों और बकरियों को भी उनके बच्चे वापस मिल गए थे और रंगा को ये सबक मिल गया था कि किसी भी माँ बाप से उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। बिल्ली की शादी इंसान से। महेश एक गांव में रहता था। महेश की माँ और पिता काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वो महेश से बोले,
बेटा, तू कब तक अकेला हमारी सेवा करते रहेगा? तू शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो हमारे काम में हाथ बटा देगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। साथ ही तुझे भी साथी मिल जाएगा। इस पर महेश बोला, माँ, तू तो जानती है मैंने कितनी बार शादी करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कुंडली में दोष होने के कारण कोई भी मुझसे अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए ये शादी का विचार आप अपने मन से निकाल दो। बेटा, तू किसी पंडित से पता कर। हर समस्या का समाधान होता ही है। तेरी समस्या का समाधान भी जरूर होगा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। महेश आवाज सुनकर बोलता है, कौन है भाई? महेश, मैं पंडित भोला हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महेश दरवाजा खोलता है। भोला पंडित जी, आप यहाँ अंदर आ जाइए। पंडित अंदर आकर बोला, महेश, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की बहुत ही अच्छी है और तुम्हारा अगर उससे विवाह हो गया तो तुम दोनों सुखी रहोगे। माता पिता खुश होते हुए बोले, पंडित जी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हम अभी महेश की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन ये सुनकर महेश उदास था। इस पर पंडित बोला, बेटा, तुझे शादी करने की बात सुनकर खुशी नहीं हुई? क्या तू शादी नहीं करना चाहता? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कुंडली में कोई दोष है जिस वजह से कोई अपनी लड़की की शादी मुझसे नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन सा दोष है तुम्हारी कुंडली में? लाओ, मुझे अपनी कुंडली दिखा दो। पंडित महेश की कुंडली देखते हुए बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम्हारी कुंडली में तो एक दोष लगा हुआ है। जब तक यह दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दोष ठीक नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक उपाय करना होगा। इस पर महेश बोला, ठीक है पंडित जी, आपको जो करना है कर लीजिए, बस मेरे माता पिता की इच्छा पूरी कर दीजिए। वैसे पंडित जी, क्या उपाय है? बेटा, इस उपाय के बारे में तुझे नहीं बताया जा सकता। तेरे माता पिता को ही सब बताया जाएगा। मैं तेरे लिए लड़की देख लूंगा। बाकी सब काम तेरे माता पिता के साथ मिलकर कर लूंगा। कुछ दिनों बाद पंडित फिर से उनके घर आता है और महेश के माता पिता से कहता है, अरे महेश के माता पिता, मैंने महेश के लिए लड़की देख ली है। अब तुम बस महेश की बारात की तैयारी करो। महेश की माता और पिता काफी खुश थे। उन्हें खुश देखकर महेश भी खुश हो गया। महेश की शादी की तैयारी चलने लगी। महेश ने अपने दोस्तों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया। सबको निमंत्रण देकर महेश बहुत खुश होता है। तब उसकी माँ ने उससे बोला, क्या हुआ बेटा, तू आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ, खुशी की ही तो बात है। मेरी शादी होने वाली है, इस वजह से मैंने अपने सारे दोस्तों को निमंत्रण दिया। आज तक मैं सबकी शादी में जाता रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी अपनी शादी का निमंत्रण सबको दूंगा। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? अभी किसी को निमंत्रण नहीं देना था। क्यों माँ, क्यों नहीं देना था? महेश की माँ उसे कुछ नहीं बताती। फिर शादी का दिन आ जाता है। महेश दूल्हा बनकर अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर था। तभी पंडित वहाँ पर आकर उसका टीका करता है और वो महेश को बोलता है, महेश, तुम शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए हो। आओ, मेरे साथ मंदिर में चलो। पंडित महेश को मंदिर में लेकर जाता है। लेकिन महेश देखता है वहाँ पर तो कोई लड़की थी ही नहीं। पंडित जी, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। आप मेरी शादी किससे करोगे? बेटा, तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसकी वजह से तेरी शादी एक बिल्ली से करानी पड़ेगी, तभी उसका निवारण होगा। तभी पंडित बिल्ली को बुलाता है। वो बिल्ली को चुनरी उड़ाकर मंडप में बिठा देता है। महेश के दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। तब महेश भी गुस्सा करता है। ये सब क्या मजाक चल रहा है पंडित जी? मेरी शादी एक बिल्ली से? आप पागल हो गए हो क्या? सही है भाई, आज एक इंसान की शादी बिल्ली से होते हुए देख ली। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है महेश। चल हम चलते हैं,
हमारे पास बिल्ली की शादी देखने से ज्यादा जरूरी और भी काम है। सब दोस्त हंसते हुए चले जाते हैं। महेश शादी से मना कर देता है। तब उसके माता पिता बोलते हैं, बेटा महेश अपने माता पिता की इच्छा पूरी नहीं करेगा। तेरी कुंडली के दोष का बस यही एक उपाय है। बेटा मान ले हमारी बात और शादी कर ले। महेश अपने माता पिता के लिए मंडप में बैठ जाता है। उसके बराबर में चुनरी ओढ़ी बिल्ली बैठी थी। दोनों की शादी होने लगती है। तभी बिल्ली उठकर इधर उधर भागने लगती है। बताओ पंडित जी, अब मैं क्या करूं? कैसे इस बिल्ली से मेरी शादी होगी? ये तो भाग रही है। महेश बेटा तुम अपनी होने वाली पत्नी मेरा मतलब बिल्ली को उठाकर अपनी गोद में बिठा लो। ये फिर कहीं नहीं जाएगी। महेश बिल्ली को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और सारी रस्में करता है और फिर उसको गोद में उठाकर फेरे ले लेता है। इस तरह उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। तब महेश गुस्से से बोलता है, लो, हो गई मेरी शादी इस बिल्ली से। अब बताओ, हो गया क्या मेरा दोष दूर? पता नहीं आप लोगों ने क्या सोचकर मेरी इस बिल्ली से शादी कर दी। मैं इसे पत्नी नहीं मानता। ये बिल्ली है। एक बिल्ली और इंसान कभी पति पत्नी नहीं हो सकते। इतना कहकर महेश बिल्ली को दूर फेंक देता है। तभी बिल्ली एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। महेश तुरंत उसके पास आकर बोलता है, निधि, तुम एक बिल्ली कैसे बन गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा? महेश के माता पिता बोलते हैं, बेटा ये कौन है? तुमने तो कभी किसी निधि के बारे में हमें नहीं बताया। पिताजी, जब मैं पढ़ाई के लिए शहर गया था तब मुझे निधि मिली थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और जब मैं इसे लेकर आपके पास आने वाला था, ये अचानक मुझसे लड़कर कहीं चली गई। मैंने इसे बहुत ढूंढा मगर ये नहीं मिली। आज मिली भी है तो इस बिल्ली के रूप में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निधि, कुछ बताओ, ये सब क्या है? महेश, जब हमारी लड़ाई हुई थी मैं तुम्हारे पास वापस आ रही थी, मगर तभी मेरी गाड़ी से एक बिल्ली की मृत्यु हो गई और जैसे ही मैं उस बिल्ली के पास पहुंची, मैं खुद बिल्ली बन गई। बिल्ली बनते ही जिस बिल्ली की मृत्यु हुई थी, उसकी पत्नी मेरे पास आई और बोली कि मैंने उससे उसका पति छीना है, तो इसी कारण उसने मुझे श्राप दिया कि मैं भी बिना शादी के जिंदगी भर अकेले रहूंगी। मगर आज मेरी शादी तुमसे हो गई तो उसका श्राप विफल हो गया। निधि की सारी बात सुनकर महेश उसे गले से लगा लेता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और अपना शादीशुदा जीवन जीते हैं। मगर उस दिन के बाद भी निधि के ऊपर से वो श्राप पूरी तरह से नहीं हटा और वो हर अमावस्या की रात बिल्ली बनती थी।